देखो भाई, हम लास्ट क्लास में क्या कर चुके थे कि क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे, जो ए और बी पार्ट हैं हम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इसके सी पार्ट पर। तो इसमें देखो दे रखा है हमें कि दी गई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी, यहाँ पे देखो ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू दे रखा है ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए, ये वाला ए है ना, ये सी के बराबर होगा, और बी वाला ये बी डी के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसी की मदद से प्रूफ करते हैं। आगे बात समझ में। तो इसका देखो सी पार्ट क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो त्रिभुज हैं हमारे, कौन कौन सी त्रिभुज हैं। देखो ए ओ डी है आपका, ठीक है ना, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज कौन सा है सी ओ बी। तो यानी कि देखो यहाँ पे हमारे दो त्रिभुज हैं। तो हमारा देखो ये 6वें चैप्टर से है त्रिभुज से, तो उन दोनों में संबंध कर रहे हैं, है ना, में तुलना करती है दोनों में। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि हमें जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है ये दे रखा है हमें ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है भाई, इक्वल टू ये हो जाएगा देखो ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम कि हमें देखो ए ओ डी है, तो यानी कि इसमें ए ओ और ओ डी दो साइड मिलेंगी। तो यानी कि इस वाले को अगर हम कहें, या फिर ओ सी, देखो ओ सी इसमें भी मिलेगा। दो त्रिभुजों की जो साइड है उनका हम तुलना कर सकते हैं यहाँ पे, कंपेरिजन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ओ ए इस त्रिभुज की साइड हो जाएगी ओ ए, इस ओ सी का यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा देखो भाग में, इधर गुणा में तो इधर भाग में, इक्वल टू यहाँ पे देखो ये ओ बी का इधर गुणा है तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा देखो ओ बी। आ गई बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, ये चीज़ तो हमें दे रखी है ना, तो यहाँ पे देखो दो साइड हो गई आपकी, ये ओ बी ओ ए हो गई हमारी ओ सी। तो यानी कि इनका जो अनुपात है किसके अनुपात के बराबर है, ओ डी के, यानी कि देखो ओ डी के और ओ बी के अनुपात के। यानी कि इसमें देखो दोनों साइड दो भुजाओं का अनुपात हमारा कैसा हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज़, क्योंकि ये जो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कोण है हमारा ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी, तो हम क्या कह सकते हैं, आप देखो कोण ए ओ और डी बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, इसके सी ओ बी के, सी ओ बी के क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है भाई, शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो दो भुजाओं का अनुपात समान हो गया है ना, ये ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी का अनुपात किसके अनुपात के बराबर है, ओ बी ओ डी और ओ बी के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो भुजा और एक अनुपात हो गया, तो हम कह सकते हैं किससे, कि एस ए एस, दो भुजाएं और एक कोण, समरूपता से। आ गई बात समझ में भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों जब समरूपता यानी कि नियम लग गया आपका यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब एक बात बताओ कि हमें क्या प्रूफ करना था कि ए बराबर सी के हो जाएगा, कि कोण ए बराबर कोण सी के बराबर हो गया, तथा हमारा कोण दूसरा कौन सा है, बी बराबर कोण डी के हो जाएगा। आगे बात समझ में, यही आपको सिद्ध करना था भाई। ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाते हैं इसका जो डी क्वेश्चन नंबर डी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या है हमारा, देखो ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में, आगे बात समझ, देखो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये है प्रश्न संख्या 2 का डी। तो इसमें देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो वृत्त खींचोगे, है ना, एक वृत्त ये हो गया हमारा, ठीक है, और एक इसका वृत्त इसके ऊपर जो एक बड़ा है और एक छोटा, तो यानी कि दोनों का देखो केंद्र क्या होना चाहिए, समान। वृत्त तो एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने एक वृत्त खींच लिया जिसका केंद्र है ओ। अब इसकी किसी पॉइंट पर एक देखो यहाँ पे कोई टेंजेंट, यानी कि ये तो इसकी स्पर्श रेखा है हो जाएगी, है ना, और ये कहलाएगी आपकी देखो एक जीवा, यानी कि ए बी जीवा है। यही तो बोल रहा है संकीर्ण बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की देखो जीवा हो गई ए बी,
और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, हमने मान लिया किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, पी पर। ठीक है, तो अब ये हमें देखो, ये हमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं कि ओ केंद्र वाले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है ना, दो संकेंद्रीय, यानी कि दोनों का केंद्र क्या है, संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, और कैसे हैं कि बड़े वृत्त की जीवा, ये हमें दे रखी है ना वैल्यू चीज, कि बड़े वृत्त की जीवा ए बी मान लेते हैं, हमने ए बी मानी है। ठीक है, ए बी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि छोटे वृत्त को, ये छोटा वाला वृत्त है, वृत्त को बिंदु पी पर ठीक है स्पर्श करती है। आ गई बात समझ में। अब एक बात बताओ, हमें सिद्ध क्या करना है, ये कह रहा है कि स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी कि स्पर्श बिंदु हमारा पी हो गया। तो हमें देखो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, कि समद्विभाजित का मतलब है कि समान दो भागों में बांटती है ये जो स्पर्श बिंदु है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर बी पी। ठीक है भाई, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी छोटे वृत्त की क्या है, आपकी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये तो लिख सकते हैं छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है भाई, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तथा अब यहाँ पे देखो एक और बात बताओ, ओपी क्या हो जाएगी हमारी, ओपी छोटे वृत्त की क्या है, ओपी त्रिज्या है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो अब एक बात बताओ, आप जानते हो कि वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, जो एक आपका जो बहुविकल्पीय है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। तो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि जो ओपी है हमारा, है ना, ओपी लंब हो जाएगी किस पर, ए बी पर। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, ये जो लंब होती है हमारी, लंब हो गई। अब बताओ कि ए बी हमारी वृत्त की क्या है, ए बी जो बड़ा वृत्त है उसकी तो जीवा है। और यहाँ पे देखो हम ये भी तो जानते हैं कि परंतु क्या, कि हम जानते हो कि नहीं, तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से किसी, यानी कि वृत्त की किसी जीवा पर, वृत्त की किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है भाई, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसलिए जो ओपी है हमारा, है ना, ओपी त्रिज्या है क्योंकि वो उस पर लंब है। ठीक है, तो ए बी को क्या करेगा, समान दो भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पे इसलिए ये हो जाएगा, देखो तुम्हारा ए पी इक्वल टू बी पी, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो ई है। ठीक है भाई, ई में क्या बोल रहा है, ई में बोल रहा है कि एक थैले में 3 नीली, यहाँ पे देखो एक बैग है ना, उसमें बैग में गेंद है, कुछ गेंद, कुल गेंद लिखती हैं सबसे पहले तो, है ना, कुल गेंद कितनी है तुम्हारी, देखो 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल, तो यहाँ पे 3 और 2 5 और 4 9 गेंद हो गई आपकी। ठीक है, तो उसमें देखो नीली कितनी है, नीली है 3,
लाल कितनी है 4, ठीक है, और सफ़ेद कितनी है 2। तो अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि थैले में से एक गेंद याद रक्षा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद सफ़ेद है, यानी कि इसके देखो 3 पार्ट हो गए, है ना। तो सबसे पहला कि एक गेंद निकालते हैं, ठीक है भाई, एक गेंद निकालते हैं, वह गेंद, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है भाई, सफ़ेद है, इसकी प्रायिकता बतानी है आपको। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हम इसको मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एक गेंद जो निकाली गई है वो ई है, यानी कि सफ़ेद है, तो वो हमने ई घटना मान ली। तो अब देखो इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो अब एक बात बताओ कि घटना के अनुकूल परिणाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो कैसी बॉल निकल रही है सफ़ेद, तो सफ़ेद बॉल कितनी है यहाँ पे 2, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2, यानी कि 2 में से निकाली जाएगी कोई, और यहाँ पे आ जाता है कुल परिणाम। तो टोटल गेंद हमारी कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे 2, यानी कि सफ़ेद गेंद 2, और कुल परिणाम कितने हैं यानी कि 9। तो ये कट रही है कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट कि एफ क्या है कि निकाली गई गेंद कैसी है, नीली है भाई, ठीक है। तो अब देखो पी ऑफ एफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, नीली गेंद कितनी है यहाँ पे 3 है, और टोटल गेंद कितनी है 9। तो यहाँ पे देखो 1 से ये कट जाएगी, 3 से 1/3 बार। आ गई बात समझ में। अब देखो इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है कि निकाली गई गेंद कैसी है, लाल, तो यानी कि एफ, यहाँ पे देखो ई घटना मानी थी, एफ मानी, यहाँ पे अब जी मान लो भाई कि निकाली गई गेंद कैसी घटना है, निकाली गई गेंद लाल है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ जी, यानी कि निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लाल गेंद कितनी है आपकी बताओ जल्दी से, लाल गेंद है भैया 4, ठीक है। तो कुल परिणाम कितनी है 9, 9 में से ही तो एक निकाली जाएगी 9 तरीके, तो ये देखो कट नहीं रही, तो ये हो गई इसके 3 आंसर। आ गई बात समझ में भाई। अब देखो ये हो गया हमारा, इसके बाद आते हैं माध्यिका पर भाई, ठीक है। तो देखो जो एफ पार्ट है इसका, उसमें देखो माध्यिका ज्ञात करनी है आपको, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको क्या दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसके बाद दिया है हमें बारंबारता। अब देखो जब हम माध्यिका निकालते हैं तो हमें और क्या चाहिए होता है, एक चीज़ और फालतू, यानी कि एक्स्ट्रा और चाहिए, है ना, संचयी बारंबारता। ये आप खुद से बनाओगे अपने आप, बारंबारता, ठीक है, इसे आप सी एफ बोलते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये आपकी एफ है। आ गई बात समझ में। देखो भाई यहाँ पे ये हम सबसे पहले इन्हें लिखेंगे, स्केल से बनाने आपको, है ना, हम ऐसे ही बना रहे हैं अभी। तो ये हो गई आपके कॉलम बनाने आपको इस तरह से, ठीक है। तो अंतराल में देखो क्या दे रखा है कि 0 से 10 के बीच में संख्याएं दे रखी हैं, 0 से 10, यहाँ पे 10 से 20, यहाँ पे 20 से 30, और ये देखो 30 से 40, और ये 40 से 50, 50 और 50 से 60, 50 से 60, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस तरह से टेबल बनानी है आपको, ये हो गई हमारी टेबल, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो 0 से 10 के बीच में कुछ संख्याएं दे रखी हैं, वो कितनी है तुम्हारी 7, ठीक है। यहाँ से देखो हमें दे रखी हैं 4, 20 से 30 के बीच में संख्याएं हैं 2, 30 से 40 के बीच में संख्याएं हैं 2, 40 से 50 के बीच में 3, और यहाँ पे 2। आ गई बात समझ में। ये देखो भाई 3 और 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करते हैं, सी एफ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है हमारी, ये वैल्यू तो हम सेम रखते हैं संचयी बारंबारता के लिए, ठीक है। इसके बाद इसे इस वैल्यू में जोड़ेंगे, ठीक है, 7 और 4 11। आ गई बात समझ में भाई। अब देखो 11 और 2 ये हो जाएगा देखो तुम्हारा 13, ठीक है, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। आ गई बात समझ में भाई।
तो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो वैल्यू होती है हमारी n की हो जाती है, यानी कि n इक्वल टू देखो इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारी 20 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो माध्यिका के लिए हमारा सूत्र है, माध्यिका या माध्यक बोल देते हैं कहीं पे, है ना, तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखो यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये यहाँ पे L क्या है, n/2 क्या है, CF और F और H क्या है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। n तो ये हो गया तुम्हारा 20। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ हमें, n क्या आया हमारा 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n/2 चाहिए आपको, तो n/2 निकालो सबसे पहले। n/2 कितना आया तुम्हारा 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब n/2 आया हमारा कितना 10। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें सारी वैल्यू इसी पे डिपेंड करेंगी। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि जब n/2 10 है तो यहाँ पे चेक करते हैं हम कि ये 7 है, 7 से बड़ी संख्या 7, यानी कि यहाँ पे कुछ संख्याएं 0 से 10 के बीच में 7 हैं तो वो 7 संख्याएं रहेंगी। लेकिन 0 से 20 तक जो संख्याएं हो जाएंगी वो 11 हो गई। लेकिन जो इसकी जो बीच वाली संख्या होगी वो 10वीं होगी, है ना भाई। देखो वो यहाँ तक 7, यहाँ तक 11, तो वो 11वीं संख्या इसी इंटरवल में तो आएगी, यानी कि 0 से 10 से 20 के बीच में। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ देखनी है कि ये 10, यानी कि जो भी नंबर आएगा उससे छोटी वाली से बड़ी, यानी कि इनके बीच की कोई वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें देखो यहाँ पे जो L है हमारा इंटरवल होता है आपका, तो ये हो जाएगी देखो L की जो निम्नतम सीमा होती है वो हमारी L की वैल्यू हो जाती है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे हमारा CF है। ठीक है, तो CF होता है हमारा जो हमारी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है उसकी जो बारंबारता वाले में वो तो हो जाती है तुम्हारी F। ठीक है भाई, और उससे जस्ट पहले वाली ये हो जाती है आपकी CF संचयी बारंबारता। तो यानी कि देखो हमारी L हो गई, n/2 हो गई, CF हो गई और H बचा। H का मतलब है कि जो वर्ग अंतराल है उनमें कितने का डिफरेंस है, सभी में देखो समान होगा अंतर। तो H बराबर कितना हो गया तुम्हारा 10। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे सारी। तो L की वैल्यू देखो कितनी है हमारी 10, प्लस n/2 कितना है हमारा 10, माइनस CF कितना है आपका 7 बटे F कितना है हमारा 4। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो H आया था तुम्हारा 10। ठीक है, सॉल्व करो भाई, तो ये हो जाएगा देखो 10 प्लस 10 में से 3 गए तो वो 7 गए, तो 3 बटे 4 और यहाँ पे 10। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो 2 से ये 5 बार, 2 से ये 2 बार। ठीक है ना, तो 2 से देखो इसे काट दो, पहले काट दें, या फिर देखो 10 प्लस 5 दिया 15 बटे 2, 2 से 15 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा भाई 7.5। ठीक है, तो 10 और 7 17.5 आ गई आपकी माध्यिका। आई बात समझ में कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ से देखो आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुए हैं, है ना, 6 नंबर में। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो देखो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये रहा। ये बोल रहा है कि एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, यानी कि एक गिलास है। ठीक है, तो गिलास इस तरह से होता है भाई, ये तो आपको देखो बना रखा है यहाँ पे, ठीक, समझने के लिए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये गिलास भी दे रखा है हमें, उसका जो आंतरिक व्यास यानी कि जो व्यास d बराबर लिखते हैं हम, स्मॉल d लिख लो या, है ना, d बराबर कितना दे रखा है देखो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, d/2 यानी कि 5/2, या फिर आप 2.5 भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो ये बोला परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है। यानी कि देखो जैसे कि अगर आप दूध पियोगे तो उसमें थोड़ा सा कम आएगा, जैसे कि उसमें ये उभरा हुआ इस तरह से है। आगे बात में पानी भरोगे उसमें तो भी कम आएगा, है ना। अगर नीचे से फ्लैट होता सतह
तो वो इतनी जगह इतने सामान ज़्यादा आएगा उसमें, ठीक है। तो यानी कि उसका जो तली है वो इस तरह से अंदर की साइड है, न कि नीचे की साइड, ठीक है। तो जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, सीधी सी बात है, कम होगी कुछ भी वैल्यू। यदि गिलास की ऊंचाई देखो, एच हमें क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता, यानी कि दिखने में कितना, ऐसा लग रहा है कि दिखने में कितना आएगा पानी या जो भी सामान आप उसमें रखोगे, ठीक है, और उसमें कितना आएगा आपको ये बतानी है वैल्यू, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये बेलन की तरह दिख रहा है हमारा गिलास, ठीक है। तो गिलास का आयतन, ठीक है भाई, गिलास का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हम जो है दो तरह की है, आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। अब यहाँ पे देखो हम जो है आभासी धारिता निकालेंगे, आभासी, ठीक है, यानी कि जो हमें देखने में लग रहा है कि उसमें कितना पानी, दूध या फिर आप जो भी कुछ रखोगे कि वो कितना आ सकता है। आ गई बात समझ में, क्योंकि आपको अंदर थोड़ी ही पता है कि वो किस तरह से है उसकी तली। तो जब गिलास का आयतन होगा वो किस तरह का फॉर्मूला हो जाता है आपका, बताओ जल्दी से, बताओ किसी को। तो ये होता है हमारा, क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है, वैल्यू लगानी है। तो 22/7 गुणा आर क्या है तुम्हारा 2.5 है ना, 2.5 का स्क्वेयर है, और एच क्या है तुम्हारा 10, ठीक है भाई। तो 22/7 इसमें देखो 3.14 रखनी है, दे रखी है भाई 3.14, 25 का वर्ग 625, 6.25 गुणा 10, ठीक है भाई। अब देखो ये तो आ गई आपकी आभासी धारिता, यानी कि जो चीज़ आपको लग रही है कि इतना पानी, यानी कि देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 गुणा ये हो जाएगी देखो 62.5, 10 से हट जाएगा, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना, कर दें मल्टीप्लाई, कितनी आएगी वैल्यू, 5 चौके 20 और 5 एकन 5 और 2 7 15, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 2 से करोगे तो आप ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 और 6, फिर से 6 से करोगे 24 के 4, 2 6 और 2 8, 6 3 18, तो 0 5 10 और 2 12, 196.2 और एक 3 डिजिट बाद, तो 196.25 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब जो उसका आयतन है वो इस तरह से होता है, ठीक है भाई, याद रखोगे। अब देखो ये तो थी उसकी धारिता आभासी, जो लग रहा है कि इतना आएगा, लेकिन जो उभरा हुआ है आधा गोला उसमें, तो उसका आयतन अगर हम निकाल दें इसमें से तो वो उसकी वास्तविक धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे कि वास्तविक धारिता क्या हो जाएगी उसकी, ठीक है। वास्तविक धारिता हो जाएगी हमारी कि पाई आर स्क्वेयर एच माइनस, इसमें से हमें किसका आयतन घटाना पड़ेगा, आधे गोले का। तो आधे गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, यही तो फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वो जो गोले का पूरा आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रख दो आप, तो सॉल्व कर दें। तो देखो सिंपल करने का एक आसान सा तरीका, दोनों में देखो पाई कॉमन है, हमारी आर स्क्वेयर कॉमन है, तो यहाँ पे देखो पाई कॉमन ले लिया तो 3.14, आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो आर स्क्वेयर का वैल्यू देखो 6.25, यहाँ पे बची एच कितनी है तुम्हारी 10 माइनस पाई गया, आर स्क्वेयर गई, तो यहाँ पे देखो 2 बच्चा और 3 और एक आर बची, आर कितनी है तुम्हारी 2.5, ठीक है। तो यानी कि 2.5 थी हमारी, 5/2, इस 2 से 2 को काट देते भाई, है ना। तो यहाँ पे ये देखो इन दोनों का भी हमने मल्टीप्लाई किया था 3.14 और ये था 62.5, तो ये हो गया हमारा कितना 196.2.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और 2 4, 4 डिजिट बाद है ना भाई, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे देखो ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे 19.25 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10, ठीक है भाई, माइनस नहीं है अभी, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 - 5/3, इसे सॉल्व कर दो भाई।
तो ये जो हो जाएगी तुम्हारी वो वास्तविक धारिता हो जाएगी 19.625। ठीक है भाई, और यहाँ पे 10 दिया 30 में से 5 गए तो 25/3। ठीक है भाई, अब ये सॉल्व करनी है आपको, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, वास्तविक धारिता जो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आप आंसर बताओगे हमें कि कितना आएगा सॉल्व करने के बाद कमेंट में। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में एक आपको अथवा में दे रखा है सेकंड क्वेश्चन कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा सवाल है ना। ये क्या बोल रहा है आपको, देखो इसने बताया है कि जो वृत्त है आपका क्या है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो यानी कि देखो डी बराबर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे का अथवा वाला क्वेश्चन है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, देखो तुम्हारी 21 सेंटीमीटर, 21 दूनी 42, आधा हो गया भाई। एक चाप जो है वृत्त के केंद्र पर, ये आपका वृत्त है, तो इसके केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 120। ठीक है भाई, देखो ऐसे करके 120 अंश का कोण बना रही है इस तरह से कोई चाप, ये कोई चाप है आपकी। ठीक है, ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 120 अंश का। आगे बात समझ में। तो अब ये बोला है संगत वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड कहाँ बना भाई आपका, देखो इधर, यानी कि वृत्त के हिस्से कर दिए इसने, ये वाला, ये जो हिस्सा है आपका। ठीक है, इसका आपको एरिया बताना है ए बी, ये वाला। ठीक है, ये जो हमने डार्क कर दिया है, लाइन खींच दी इसमें। तो अब एक बात बताओ, तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें ये रही। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया आपको, जल्दी से बता दो कोई भी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हमारा क्या होता है भाई, सूत्र बताओगे कोई। ये होता है देखो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है देखो हमारा जो त्रिज्यखंड है, तो उसमें से देखो हम अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, है ना, तो ये हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे बस देखो क्या करना है आपको, बस वैल्यू रखनी है, रख दो भाई। थीटा क्या है तुम्हारा 120 बटे 360 गुणा पाई, यहाँ पे तो नहीं दे रखी, देखो पाई की क्या वैल्यू लगानी है आपको, तो 22/7 लगाएंगे। ठीक है, गुणा आर क्या है हमारा 21 गुणा 21 माइनस 1/2, ये देखो 21 गुणा 21, और ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ये 0 कैंसिल, 12 से 36 एक 3 बार, तो 1/3, 7 से 21 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे बचा देखो 22/1 बचा यहाँ पे, गुणा 3 गुणा 21 माइनस 1/2, और ये हो गया तुम्हारा देखो 21 गुणा 21 गुणा साइन 120 को आप कैसे वैल्यू निकालोगे बताओ जल्दी से, कोई बताएगा। तो साइन 120 की वैल्यू आप निकालोगे कि साइन 90 + 30, तो कौन से चतुर्थांश में गई, दूसरे में साइन प्लस का ही रहता है, लेकिन चेंज हो जाता है किस में, कॉस में। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाती है तुम्हारी, √3/2। आगे बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे इससे तो वैल्यू कोई कट रही नहीं है, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3 कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बची हमारी वैल्यू, यहाँ पे हमारी वैल्यू बची 22 गुणा 21, तो कर दो भाई 22 गुणा 21 माइनस, ये देखो 21 गुणा 21 हो जाएगा 441, और ये √3 बटे 2 गुणा 2 4। तो कोई बात नहीं है भाई, अब ये कट नहीं रही तो ऐसे ही लिखने देंगे। तो 21 दूनी इसे सॉल्व कर दो बस, 21 दूनी 42, 2 हासिल 4, 42 और 4 46। ठीक है भाई, तो 441 √3/4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एरिया। आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो अथवा में सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल, वर्ग है उसके परिमापों का योगफल तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल दे रखा है आपको। ठीक है, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको, उसमें जो चीज़ ज्ञात करनी है वही मान लो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो क्या मानोगी, क्या ज्ञात करा रहा है, वर्ग की भुजा माना,
वर्गों की भुजाएं, अलग अलग जो वर्ग दे रखे हैं, वर्गों की भुजाएं एक्स व वाई हैं। सही है भाई, एक की हमने एक्स मान ली मीटर मीटर, ठीक है भाई, और एक की वाई मीटर है। ठीक, तो उनके परिमाप, सबसे पहले बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, सूत्र वर्ग का परिमाप याद है, वो होता है देखो 4 इंटू साइड, यानी कि भुजा। ठीक है भाई, भुजा। तो यहाँ पे देखो दोनों का बोल रहा है, तो दोनों वर्गों के परिमापों का योग कितना दे रखा है, 68। तो प्रथम शर्त या प्रथम कंडीशन नियम शर्त, तो पहले की देखो एक भुजा x है, तो ये हो जाएगी देखो 4x प्लस दूसरी कितनी है 4y, बराबर दे रखा है 68। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 4 से इसमें भाग लगा देंगे दोनों ओर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 70। ये समीकरण 1 मान लो। ठीक है भाई, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र बताओ जल्दी से, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है भाई, तो उनका योगफल दे रखा है। द्वितीय शर्त क्या है हमारी, कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर दे रखा है 157। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे देखो इस वाले समीकरण से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। ठीक है, तो हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, वही आपको सॉल्व करना है। हो गया क्वेश्चन, कर देते हैं भाई। ठीक है, करो। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू ये हो जाएगा 70 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले जाएंगे तो रख दो यहाँ से, समीकरण 1 से y का मान रखने पर। ठीक है भाई, मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो कितना, ये तो हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 70 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर बराबर 157। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ जल्दी से क्या है, ये हो जाता है देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab। ठीक है, सूत्र है आपका, खोल दो यहाँ पे, 70 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस का 2 गुणा ए गुणा बी बराबर 157। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर 70 का वर्ग 289 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 70 दूनी 34 एक्स बराबर 157। इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस के 34 एक्स प्लस के 289 माइनस के 157 बराबर 0। तो ये हो गया देखो 2x स्क्वायर माइनस के 34 एक्स, 9 में से 7 गई तो देखो 2 बचे, 8 में से 5 गई तो 3, और ये बच गए तुम्हारे 132। ठीक है भाई, गुणनखंड कर दो, 2 से भाग लगा दो, पहले जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 70x और प्लस के 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12। ठीक है भाई, गुणनखंड हो गए देखो 11 छिंगे 66, तो x माइनस 11x माइनस के 6x प्लस 66 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक x माइनस 11 और x माइनस 6, तो एक x की वैल्यू आई 11 और एक आई आपकी 6। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे x की, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 11 रखोगे तो y की कितनी आ जाएगी, x की 11 तो y की 6। ठीक है, और जब x की 6 रखोगे तो y की 11, तो यानी कि एक वर्ग जो है आपका वो 11 सेंटीमीटर 11 मीटर है उसकी भुजा, दूसरा है उसकी 6 मीटर है, तो दोनों में से या तो 6 होगी या 11 होगी, तो दोनों की आ गई बात समझ में, तो दोनों वर्ग आ गए आपके। अब देखो ये हो गया हमारा, अब आ जाते हैं इसके बाद इसका जो आपका सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड में क्या बोल रहा है कि एक आदमी के 3250 रुपये का ऋण लिया, तो यानी कि एक आदमी है उसने कुल ऋण लिया कुछ। ठीक है, तो कुल ऋण कितना लिया उसने, ऋण लिया है 3250 रुपये। ठीक है, अब उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो ये देखो कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा, तो ये आपका एपी का क्वेश्चन हो गया। तो यानी कि कुल ऋण है आपका इतना, तो ये क्या हो जाएगा आपका SN, कुछ कुछ करके बढ़ा रहा है वो दे रहा है ना। तो यानी कि देखो पहले महीने में दिया कितना दिया उसने
पहले महीने में रुपए दिए या ऋण दिया, है ना। कितने दिए? 20 रुपए, ठीक है। फिर प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो अगले महीने कितने देगा, ठीक है ना। दूसरे महीने में यहाँ पे लिखो, दूसरे महीने में ऋण दिया, 15 बढ़ा के दिया कितना, 35। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे हमारी बन जाएगी एक एपी, यानी पहले महीने दिए 20, फिर दिए 35, फिर क्या दिया 50 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से दिए। अब ये पूछ रहा है कि वो कुल कितने महीनों में टोटल इतने रुपए दे देगा, यानी कि ये इनका जोड़ कितने महीनों में इतना हो जाएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यानी कि हम मान लेते हैं, माना क्या मान लोगे, एन का मान बताना है आपको कि एन महीनों में व्यक्ति ऋण को चुका देगा, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो, तो यहां पे हम एन व्यक्ति एन महीनों में ऋण को चुका देगा। तो यहां पे देखो, सबसे पहले आप ए एन यानी कि एनवें महीने में कितने रुपए देगा, ये सूत्र लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो बात हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो ए था वो क्या था, पहले महीने में कितने दिए 20, ठीक है। तो डी कितना था आपका 15, यानी कि ए है आपका, डी है लेकिन एन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो एस एन है आपका कितने रुपए टोटल जब दे जो कर रहा है आपका ऋण चुका रहा है 3250। तो ये फॉर्मूला देखो n/2 और ये हो जाता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो टोटल रुपए एन महीनों में दिए वो कितने हैं, एस एन 3250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा देखो 3250 बराबर n/2 और 2a, ये क्या है तुम्हारा, ए है हमारा 20, 2 गुणा 20 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 15। कर दो भाई सॉल्व। देखो यहाँ पे 2 का भाग इधर जाके हो जाएगा गुणा, ठीक है ना, कर दो गुणा। ये हो जाएगा देखो 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 6500 बराबर n 20 दूनी 40 प्लस 15n माइनस के 15। तो ये देखो हो गया हमारा n 15n, 40 में से 15 गए तो 25 प्लस 15n, एन स्क्वेयर एन का इसमें अंदर गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा देखो 25n प्लस के 15 एन स्क्वेयर, ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 6500। अब दोनों में देखो हमारा 5 से भाग जा रहा है दोनों साइड, है ना, 5 से भाग लगाओ तो ये हो जाएगा देखो 1300 बराबर 5n प्लस के 3n स्क्वेयर, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा देखो गुणनखंड करने 3n स्क्वेयर प्लस के 5n माइनस के 1300 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखो 3 गुणा 1300 का गुणनखंड करने हैं आपको, ठीक है। 3 तो हो ही गया अलग, अब 1300 की और कर लो। तो हमें उनका डिफरेंस लेके आना है 5 और गुणा करके लेके आना है 3900, ठीक है भाई। तो 2 से 2 छिक्के 12, 5 और 0 650, 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, नहीं 2 दूनी 4, ठीक है भाई, और 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 से काटो इसे, 5 छंगे 30, 5 पंजे 25, तो 5 से 5 13, तो यहाँ पे देखो 13 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 3 तो था ही हमारा, है ना, ये वाला। तो ऐसे करो 13 पंजे 65 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 या 60, तो 60 65 हो जाएगा, है ना। 3n स्क्वेयर प्लस 65n में से 60n घटा दें तो 5 बचेगा और गुणा तो आना ही है उसका, है ना, 1300 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो n कॉमन लिया तो ये बचा देखो 3n प्लस 65, यहाँ पे देखो आएगा हमारा 20 माइनस के 20, तो ये हो जाएगा देखो 3n प्लस के 65 बराबर 0। तो यहाँ से देखो n माइनस 20 हो जाएगा पहली फैक्टर एक, और एक हो गया 3n प्लस 65 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू आया 20, 0 के इक्वल रखेंगे तो 20 महीनों में वो इक्वल टू यहाँ पे माइनस के 65, तो n बराबर माइनस के 65/3, ये गलत है ना, नेगेटिव नहीं हम मानते नहीं हैं।
तो n बराबर 20, यानी कि क्या माना था हमने, कि माना था कि n महीनों में ऋण चुका देगा। तो कितने महीनों में, कि 20 महीनों में ऋण चुका देगा। ठीक है भाई, ऋण चुका दिया कितने में, 20 महीनों में। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सा आया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इसमें देखो ये बोल रहा है आपका कि बहुमंजिल भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि बहुत सारी मंजिलों वाला एक भवन है ना, इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं। 6 मीटर ऊंची भवन, यानी कि इसके साइड में कहीं पे कोई 6 मीटर ऊंचा एक भवन है, घर। यानी कि ये तो एक बहुमंजिला भवन है इधर, यहाँ पे कोई एक केवल है 6 मीटर का, कोई एक छोटा सा भवन, ये भी मान लिया। ये आपका CD कोई बहुमंजिला है। ठीक है, तो यानी कि शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी कि जब बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला, ये वाला CD हमारा बहुमंजिला भवन है, ऊपर से कोई बैठा है उस पर, है ना, वो देख रहा है कि इसके जो 6 मीटर ऊंचा भवन है उसके शिखर और तल के, यानी कि उसका शिखर तो यहाँ पे होगा, छत उसकी है ना, यहाँ पे उसका जो एंगल है ऊपर से बैठने पर देखेंगे तो ये अवनमन कोण इस तरह से बनता है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है भाई, और दूसरा बोल रहा है कि और तल के अवनमन, यानी ये वाला नीचे तल। ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 अंश। तो यहाँ पे ये एकांतर अंतःकोण होते हैं, इस वजह से ये भी हो जाएगा 45 अंश। ठीक है भाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करा रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो ये बीच की दूरी BC बतानी है आपको, x। ठीक है, यहाँ से देखो ABCDE, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की तो देखो जितनी ये 6 है तो ये 6 होगी, इसको h मान लो, DE। तो ये ज्ञात करनी है, इसमें हम 6 को जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो देखो क्या दे रखा है आपको, हमें दे रखा है कि AB एक भवन है। ठीक है, और CD एक बहुमंजिल भवन है। ये चीज तो आपको देखो क्वेश्चन में दी हुई है, बस वही लिखनी है। और जो भवन है वो 6 मीटर लंबाई है, यानी 6 मीटर ऊंचा है, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ज्ञात करना है भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी क्या है आपकी, x मीटर मानी है हमने। ठीक है, ये x मीटर, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये दो चीज आपको ज्ञात करनी है। कितनी है वो टोटल, देखो CD हो जाएगी, है ना, तो 6 + h ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हम सबसे पहले ये जो छोटा त्रिभुज है वो उसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो D त्रिभुज DEA में तुलना करते हैं। ठीक है, हमें देखो ये भुजा चाहिए और ये आपको H पता है, नहीं पता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये x है तो देखो ये भी तो x होगी, यानी कि घर तो सीधे ही होंगे ना, टेढ़े थोड़ी है। तो इस वजह से देखो यहाँ पे हो जाएगा, देखो DE/AE। ठीक है, लंबवटी आधार क्या होता है तुम्हारा, कर्ण, तो tan 30 डिग्री। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा DE भी नहीं पता तुम्हें, H/AE भी नहीं पता, x है, बराबर tan, ये हो जाएगा √3। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आ जाएगा H/3। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, या फिर हम यहाँ से h की वैल्यू रख सकते हैं, या अब देखो फिर से, अब जो बड़ा वाला त्रिभुज है DCB, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BCD में, यहाँ से तो हम निकाल नहीं पाए कुछ भी, है ना, तो इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, BCD क्या है हमारा, उसमें देखो CD/DC, ये भी तो दो त्रिभुज हो गए आपके। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा tan 45 अंश, क्योंकि इसका देखो कोण 45 अंश का बन रहा है। CD की वैल्यू क्या है तुम्हारी, CD की वैल्यू देखो 6 + h लिख चुके हैं हम पहले। BC क्या है हमारा, x = tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है भाई,
अब देखो क्रॉस, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखो तुम्हारा कितना, x बराबर 6 + h। देखो समीकरण 1 में भी किसकी वैल्यू है, x की, समीकरण 2 में भी किसकी वैल्यू है, x की। तो करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से तुलना कर दो, तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 6 + h। h को एक साइड लेके आओ, तो ये हो गया हमारा देखो h√3 माइनस का h बराबर 6, दोनों में से h कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √3 - 1 = 6। तो h बराबर 6/√3 - 1। इसमें देखो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। तो √3 + 1/√3 + 1, ठीक है। तो ऊपर तो हो गई तुम्हारी 6 √3 + 1, और नीचे a - b और a + b, तो a² √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 में से एक गया तो 2, तो h बराबर हो गया 6 √3 + 1/2, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो h बराबर आ गई 3√3 + 1। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गई आपकी h, कौन सी h आई हमारी, ये वाली, कहाँ है देखो h, ये h आई ED, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो बहुमंजिल भवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी, देखो CD तो है, ये CD = 6 + h हमारा क्या आया, देखो ये रहा 3 का, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 3 √3 + 3, 3 का देखो दोनों में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 और +3, तो यही तो लिखा है हमने देखो यहाँ पे। तो 6 और 3 9, प्लस ये हो जाएगा देखो 3√3। तो ये इतने मीटर हो गई बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई। लेकिन हमें अभी उनके बीच की दूरी भी तो याद करनी है, तो x का मान कहाँ से आएगा, समीकरण यहाँ पे लिख दो 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे, h का मान रख रहे हैं भाई। तो ये हो जाएगा देखो x बराबर, h की वैल्यू आई हमारी इतनी 3√3 + 1, है ना। और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 का, कर दो भाई। इसमें देखो √3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणा √3 और √3 का 3 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें कर देंगे तो √3, ठीक है। ये भी आपका कितना आ गया 9, 3 गुणा 3, 3 9 हो जाएगा, और ये 9 + √3। आ गई बात समझ में। तो x बराबर यानी कि भवनों के बीच की दूरी हो गई है, भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, ये और आसान है आपका, ठीक है भाई। ये हो गए सारे क्वेश्चन, तो लास्ट बचा भाई ये, समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 डिग्री हो जाता, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखो भाई क्या है ये है आपका क्वेश्चन कि समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती, यानी कि देखो यहाँ पे कोई हमारी एक ज़मीन है ये, ठीक है, उस पर कोई एक मीनार खड़ी है इस तरह से, ठीक है। अब ये मीनार के लिए बोल रहा है कि एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती कभी होती है किसी टाइम पर। तो यानी कि मान लो हमारे पास ए भी कोई एक मीनार है, 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि ये जो कोण है हमारा, पहले शुरुआत में कितना है 60 अंश है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, जब मीनार के पास आते जाओगे तो आपको गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी, तो यानी कि कोण बढ़ेगा, तो यानी कि घट रहा है कोण, घटकर 30 हो रहा है, तो कोण देखो इस साइड होगा वो कहीं पे, है ना। तो यानी कि इधर होगा, है ना। तो यानी कि ये जो है आपका 30 अंश हो रहा है कोण, कब हो रहा है कि 20 मीटर अधिक परछाई आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो यानी कि देखो ए बी मीनार है, और ये कह लो आप CD परछाई बढ़ गई उसकी, ठीक है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है आपको, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम h, ठीक है। क्या माना हमने, माना AB एक मीनार है, ठीक है भाई, जिसकी ऊंचाई क्या मान लो आप, h मीटर है, ठीक है भाई।
तो अब यहाँ पे देखो हमें दे रखा है वो भी लिख देते हैं ना, कि एंगल दे रखा है वो पहले 60 अंश का बना रही थी। तो अब यहाँ पे जो दो त्रिभुज बने हमारी, ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज बने कि यहाँ पे अब कंपेरिजन करेंगे। इसे आप एक्स मान लो क्योंकि यहाँ पे अब कुछ दे नहीं रखा, ये हो गई आपकी एक्स मीटर AD, ठीक है। तो यहाँ पे AB त्रिभुज, यहाँ पे तुलना करेंगे अब त्रिभुज BAD में, ठीक है भाई। तो त्रिभुज BAD में क्या हो जाएगा, BAD करो भाई, BAD में देखो लंब बटे आधार वही हो जाएगा, है ना। तो H बटे X बराबर tan 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H बटे X बराबर tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा H इक्वल टू √3x, समीकरण 1, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखो हमें ना तो H की वैल्यू पता ना X की पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से त्रिभुज पुनः, यानी कि एक और त्रिभुज है हमारा BAC में, BAC की फिर से BAC में करेंगे। देखो BA ये हो जाएगा H अपॉन ये, देखो यहाँ से जो परछाई हमारी बड़ी थी वो कितनी थी 20 मीटर, तो 20 + x कितना हो गया तुम्हारा 10, 30 अंश दे रखा है, ठीक है। ये H बटे 20 + x, ठीक, बराबर 10, 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये हो जाएगा देखो H √3 बराबर 20 + x। देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, H की, तो x को यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, है ना, 20 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा देखो H √3 - का 20 बराबर x। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दें तो ये हो जाएगा देखो H बराबर √3, ये हो जाएगा हमारा H √3 - 20, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा देखो H बराबर √3 गुणा √3 3 हो जाएगा भाई, 3H माइनस ये हो जाएगा 20 √3, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा H - 3H बराबर माइनस के 20 √3, H में से 3H गए तो माइनस के 2H माइनस के 20 √3, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 बार कट जाएगा H, है ना, तो 10 √3। तो ये हो गई हमारी क्या, जो मीनार है AB उसकी ऊंचाई, ठीक है भाई, मीनार की ऊंचाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट, ठीक है भाई।